आज की ये जो कहानी है, ये कहानी इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली है। वाकई में आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार एक पिता जिसे कि इतना ज़्यादा जिस पर भरोसा किया जाता है कि बेटी हो या बेटा, वो यही सोचता है कि कोई भी हो, लेकिन उसका बाप एक ऐसा व्यक्ति है, उसका पिता एक ऐसा व्यक्ति है जो कभी भी किसी भी हाल में अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहेगा। लेकिन क्या हो जब एक पिता ही दरिंदा बन जाए, एक पिता ही हैवान बन जाए और वही अपने बच्चों के साथ कुछ ऐसी दरिंदगी और हैवानियत कर जाए, तो सुनने के बाद जो भी सुने उसकी रूह कांप उठे। वो ये सोचने पर मजबूर हो जाए कि क्या एक पिता ऐसा अपने बच्चों के साथ कर सकता है। तो ये जो आज की कहानी है, ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है जिसको सुनने के बाद आप भी ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे और आपकी आत्मा भी थरथरा उठेगी कि ऐसा एक बाप अपनी ही सगी बेटी के साथ कैसे कर सकता है। तो आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हाजिर हूँ फिर से एक ऐसी ही सच्ची घटना के साथ। और आज की इस घटना यानी कि जो आज की घटना है, ये घटना है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में एक ज़िला लगता है शिवनी। शिवनी में एक थाना लगता है बनरोल। बनरोल में एक ग्राम सभा लगती है मीरपुर। मीरपुर की ये कहानी है। मीरपुर में एक परिवार रहा करता था, हंसता खेलता खिलखिलाता हुआ परिवार। उस परिवार में रमेश नाम का व्यक्ति रहा करता था। उसकी पत्नी जिसका नाम सरिता रहता है, वो रहा करती थी। और सरिता की एक 13 साल की छोटी मासूम सी बच्ची थी, उसका नाम था रेशमा। और ये जो रेशमा रहती है, इसकी उम्र 13 साल के लगभग रहती है। तो ये जो परिवार था, काफ़ी ज़्यादा हंसता खेलता परिवार था। अच्छे से ये परिवार अपनी ज़िंदगी को बिता रहा था। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, जैसे कि बाकी लोगों का परिवार चलता है। लेकिन कहते हैं ना कि अच्छे दिन ज़्यादा दिन तक नहीं रहते हैं, लोगों की नज़र लग जाती है और अच्छे दिन बहुत जल्द ही बदल जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ इस परिवार के साथ भी हुआ। सब कुछ सही चल रहा था। जो उनकी बिटिया थी रेशमा, वो 13 साल की हो चुकी थी। लेकिन जब उनकी बिटिया 13 साल की हुई तो उनकी माँ यानी कि सरिता का देहांत हो जाता है। तो अब सरिता का देहांत हो चुका था। अब घर में बेचारा रमेश और उसकी 13 साल की बिटिया रेशमा रहा करती थी। सब कुछ ऐसे ही बीत रहा था दुख में। लेकिन बीच बीच में जो पड़ोसी लोग थे, जो रिश्तेदार थे, वो रमेश को अक्सर कहा करते थे कि तुम आखिर कब तक ऐसे ही अकेले अपना जीवन व्यतीत करोगे। अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए और अपना घर बसाना चाहिए। अब वो जो रमेश रहता है, वो सबसे एक ही बात कहा करता था कि मेरी 13 साल की बिटिया है, अगर मैंने शादी कर ली तो उसका ध्यान कौन रखेगा। उसका ध्यान उस तरीके से नहीं रख पाऊँगा जिस तरीके से उसका ध्यान इस वक्त रख रहा हूँ। उसकी माँ नहीं है। अब उसकी माँ नहीं है तो उसकी जिम्मेदारी मेरी है, और अगर मैंने शादी कर ली तो मैं उसका ध्यान नहीं रख पाऊँगा अच्छे से। इसलिए उसको जो प्यार माँ का है वो नहीं मिल पाएगा, इसलिए मैं शादी नहीं करूँगा। लेकिन जो गांव वाले थे, जो मोहल्ले वाले थे, जो परिवार वाले थे, वो अक्सर ज़िद किया करते थे। वो अक्सर इस बारे में उसको बार बार कहा करते थे। अब क्योंकि सबका दबाव पड़ रहा था, तो मोहल्ले, घर वाले, रिश्तेदार वालों के दबाव में आ करके उसने शादी कर ली। उसने जिस महिला से, जिस लड़की से शादी की, उसका नाम था
काजल। और जो काजल थी वो बेहद खूबसूरत थी, भला की खूबसूरत। काजल को जो कोई भी देखता उसका दीवाना हो जाता। और अब ये बात गांव में हर जगह फैल चुकी थी कि जो रमेश है उसकी जो दूसरी पत्नी है वो बड़ी ही खूबसूरत है, बहुत ही प्यारी है। अब हर कोई उसको देखने आया करता था दूर दूर से कि इतनी प्यारी इतनी खूबसूरत लड़की है। सब लोग आते देखते। और धीरे धीरे करके जो रमेश का और जो काजल के बीच में प्यार था वो बढ़ता गया, बढ़ता गया और बढ़ता गया। उसके बाद यानी कि शादी के 1 महीने तक सब कुछ ठीक चल रहा था। काजल रेशमा से प्यार करती, उसको अच्छे से ख्याल रखती, हर चीज़ का, उसको खाना उसका पीना हर चीज़ का ध्यान रखती। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। लेकिन 1 महीने बीतने के बाद ये जो काजल रहती है, अब इसका व्यवहार कुछ बुरा हो रहा था रेशमा के साथ। अब काजल रेशमा से नफरत करने लगी थी, वो उसको देखना भी पसंद नहीं करती थी। काजल जब भी रेशमा को देखती उसको मारती पीटती और उसको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया करती थी, खाना भी नहीं दिया करती थी टाइम से। अब जो बेचारी रेशमा थी वो सब ये सब सह रही थी, अब वो क्या करती भी। अब उसके जो पति रहता है रमेश, वो भी कुछ नहीं कहता था क्योंकि अब वो अपनी दूसरी पत्नी काजल के प्यार में पूरे तरीके से डूब चुका था। अब उसे उसकी बेटी रेशमा पर का जो ध्यान था वो पूरा हट चुका था रेशमा से। यानी कि जो रमेश था उसका ध्यान अब अपनी बेटी पर से पूरे तरीके से हट चुका था और अब उसका पूरा ध्यान पूरा प्यार बस काजल पर ही था। अब जो काजल रहती है वो काजल क्या बोलते हैं, वो उसको बहुत ज़्यादा सताया करती थी। कपड़े भी उसके फट पुराने गए थे, रेशमा फटे हुए पुराने पुराने कपड़े पहना करती थी और जो बेचारी रेशमा थी वो फटे पुराने कपड़े पहना करती थी। और एक बार जो रेशमा होती है वो अपनी सौतेली माँ काजल के पास जाके कहती है कि मुझे कपड़ों की ज़रूरत है, मुझे कुछ नए कपड़े ला के दे दीजिए। तो जो काजल रहती है वो कहती है कि जो तुमने कपड़े पहने हैं वो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है, तुम इसी में काम चलाओ, हम तुम्हें नए कपड़े नहीं दिलाएंगे, जो कपड़ा है इसी में काम चलाओ। अब बेचारी रेशमा रोने लगती है और उसके पास क्या ही चारा बचता है, वो अपने पिता से शिकायत भी नहीं कर सकती थी क्योंकि पिता पूरे तरीके से काजल के प्यार में डूब चुके थे। अब कुछ दिन ऐसे ही वक्त बीतता है, जो काजल होती है उस ऐसे ही प्रताड़ित करती रहती है रेशमा को। उसके कुछ समय के बाद काजल कहती है रमेश से कि मुझे अब गांव में नहीं रहना है, मुझे अब शहर में रहना है। तो जो रमेश होता है वो कहता है ठीक है, हम शहर चलेंगे। उसके बाद जो रमेश होता है और उसकी पत्नी सरिता और काजल, ये लोग शहर आते हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में एक खाने कमाने की बड़ी अच्छी जगह होती है, उस जगह का नाम होता है चक्रधारी नगर। अब ये लोग चक्रधारी नगर में आते हैं, रहते हैं और यहीं पे रमेश काम किया करता था और ये लोग एक ही घर में रहा करते थे। ऐसे ही रेशमा ने एक बार अपने पिता से कहा कि पिताजी मुझे कपड़ों की ज़रूरत है, आप मुझे कपड़े दिला दीजिए, मेरे कपड़े फट चुके हैं। अब जब ये बात सुनती है काजल तो वो रेशमा को खींच करके लेके जाती है और उसको बहुत ज़ोर ज़ोर से बहुत देर तक मारती रहती है। अब जो रेशमा रहती है वो बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगती है, रोने लगती है और फिर भी काजल उसको बहुत 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 ही ज़्यादा मारती रहती है। अब जब काजल के दिल में ठंडक पहुंचती है, जब वो उसको अच्छे से मार पीट लेती है, उसके बाद वो रुक जाती है और उसके बाद काजल जो होती है वो रमेश के पास जाती है और कहती है कि अब या तो इस घर में मैं रहूँगी या फिर ये रेशमा रहेगी, अब आप सोच लीजिए कि किसको घर में रखना है। अब जो रमेश रहता है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है कि अब वो क्या करे। अब वो जाता है ठेके की दुकान पे बाहर, शराब पीता है, खूब शराब पीता है। खूब शराब पीने के बाद वो घर आता है। अब घर आने के बाद वो देखता है कि उसकी सगी बेटी रेशमा कमरे में बेड पे सो रही होती है। अब वो उसके पास जाता है, कमरे का दरवाज़ा बंद करता है और अपनी बेटी यानी कि रेशमा के साथ वो ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देता है।
अब रेशमा जो होती है वो बहुत ज़्यादा चिल्ला रही होती है और बहुत ज़्यादा रोने लगती है। अब जब उसका सगा पिता रमेश अपनी ही सगी बेटी रेशमा के साथ साथ शारीरिक संबंध बना रहा होता है, तो जो रेशमा होती है वो कहती है कि आप तो मेरे पिता हैं, आप ये क्या कर रहे हैं मेरे साथ। वो बार बार यही चीज़ बोलती है कि आप तो मेरे पिता हैं, आप क्या कर रहे हैं मेरे साथ। लेकिन उसका पिता रमेश कुछ भी नहीं सुनता है और वो उसके साथ जब तक उसका मन नहीं भरता तब तक वो अपनी ही बेटी के साथ में संबंध बनाता रहता है। उसके बाद जब उसका मन भर जाता है उसके बाद वो चला जाता है। उसके बाद में जो उसकी बीवी होती है काजल, अब वहाँ पे जो चक्रधारी नगर था वहाँ पे आसपास उसकी काफ़ी लोगों से जान पहचान हो जाती है। जान पहचान हो जाने के बाद जो वहाँ के लोग होते हैं, कुछ लड़के, वो उसके घर पे आना जाना शुरू कर देते हैं। तो जो काजल होती है, तो यानी कि दो लड़के उनके घर पे जो आना जाना शुरू करते हैं, उसमें से एक का नाम रहता है अतुल और दूसरे का नाम रहता है अशोक। तो ये जो अतुल और अशोक होते हैं ये अक्सर काजल के घर पे आया जाया करते थे और वो काजल को कहा करते थे कि तुम्हारी ये जो बेटी है ये तुम्हारी ही बेटी है, बहुत ही सुंदर है। तो काजल कहती कि ये मेरी बेटी नहीं है, मुझे इससे कोई भी लेना देना नहीं है, मुझे इससे नफ़रत है और तुम इसके साथ जो भी करना चाहो कर सकते हो। अब जो अशोक और अतुल होते हैं वो जब ये बात सुनते हैं तो वो कहते हैं कि ठीक है, अगर हम तुम्हारी बेटी के साथ कुछ करते हैं तो तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं होगी। तो वो काजल होती है वो कहती है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद अतुल और अशोक काजल को कहते हैं कि ठीक है, हमें रेशमा चाहिए। तो जो काजल होती है वो कहती है कि तुम्हें तो पता है कि जो इसके पिता हैं रमेश, वो काफ़ी ज़्यादा शराब पीते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा गर्म मिजाज के हैं। अगर उनको पता चला तो शायद वो गुस्सा भी हो सकते हैं। तो तुम लोग पहले उनको मनाओ, उनको शराब पिलाओ, मनाओ, फिर उसके बाद जो करना है करो। अब ये अतुल और अशोक जाते हैं रमेश के पास, उनको बुलाते हैं ठेके की दुकान पे। अशोक और अतुल रमेश को खूब शराब पिलाते हैं। खूब शराब पिलाने के बाद अशोक और अतुल बोलते हैं रमेश से कि मुझे तुम्हारी बेटी चाहिए। तो जो रमेश होता है वो पहले तो गुस्से से देखता है उन दोनों की तरफ, उसके बाद वो मुस्कुराने लगता है और कहता है कि ठीक है, तुम्हें कितनी दिन और कितने रात के लिए चाहिए। तो वो लोग बताते हैं। उसके बाद में ये जो होता है रमेश, वो अपनी कहता है कि ठीक है, मेरे घर पे चले जाओ, मैं तुम्हें अपनी बेटी के साथ कुछ भी करने की आज के लिए इजाज़त दे रहा हूँ। उसके बाद अतुल और अशोक चले जाते हैं रेशमा के साथ दरिंदगी हैवानियत करने और काजल को इसके बदले में वो लोग पैसे भी दिया करते थे। उसके बाद जब अतुल और अशोक रेशमा के साथ में शारीरिक संबंध बना रहे होते हैं तो उसके बाद ये जो काजल होती है उससे अतुल और अशोक पूछते हैं कि क्या हम अपने दोस्तों को भी बुला सकते हैं। तो काजल कहती है ठीक है, मगर तुम्हें भी उसके पैसे देने होंगे। तो वो लोग अब जब भी मन करता उनका, अतुल, अशोक, उसके दोस्त लोग और उसका पिता रमेश, वो लोग पैसे ले करके अपनी सगी बेटी के साथ यानी कि रेशमा के साथ में इतना घिनौना काम करते, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए दे देते। सब कुछ ऐसे ही चल रहा था। अब रेशमा बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। अब उसने सोचा कि अब मुझे आत्महत्या कर लेनी चाहिए, अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेनी चाहिए। वो जब आत्महत्या करने जा ही रही थी तब उसके दिमाग में एक ख़्याल आया कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो सज़ा मुझे क्यों दी जा रही है, सज़ा मुझे क्यों मिलेगी, जो मेरे दोषी हैं सज़ा उनको मिलनी चाहिए। अब वो पास में पता करती है कि करीबी थाना कौन सा है। तो एक थाना के बारे में पता चलता है, मगर वो थाना बहुत दूर रहता है। रेशमा और पता करती है, फिर उसको उसके ही घर का एक थाना मिलता है। अब रेशमा बड़ी मुश्किल से ढूंढते ढूंढते उस थाने पर पहुंचती है। थाने पे पहुंचने के बाद
वो एसएचओ साहब से जा कर के पूरी दास्तान अपनी सुनाती है। और जब वो अपनी बात बता रही होती है कि उसके ही सगे पिता ने उसके साथ किस तरीके से दरिंदगी हैवानियत दिखाई है, ये सब सुनने के बाद वहाँ पर जितने भी लोग थे, सभी लोग थाने के, सबकी आंखों से आंसू निकलने लगा। एसएचओ के भी आंखों से आंसू निकलने लगा। अब जो बच्ची है उसको एनजीओ में दे दिया गया है, यानी कि ये जो एक होता है जिसमें कि बच्चों को रखा जाता है, बाल सुधार केंद्र, जिसमें जो कि जेल तो नहीं होता है लेकिन उनकी देखभाल की जाती है। वहाँ पे उनको अच्छी शिक्षा दी जाती है, उनका ख्याल रखा जाता है। बताया जाता है कि वो बच्ची अभी भी सदमे में है और अभी उसका इलाज चल रहा है। और ये जो लोग हैं, इन लोगों पे पॉस्को का चार्ज लगा हुआ है और भी अन्य जो चार्जेस होते हैं वो सारे चार्ज लगाए गए हैं इन लोगों को, और इन लोगों को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आप में से किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना या आहत करना नहीं था, बल्कि समाज में घट रही घटनाओं से जागरूक करना था। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी ऐसी ही नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए आप लोग सावधान रहें, सतर्क रहें। जय हिंद, जय भारत।